हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 करते हैं जियोग्राफी का। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे गाइस। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन को समझ कर लगाएंगे। और गाइस प्लीज़ एक काम ज़रूर करिएगा कि आप इन क्वेश्चन आंसर को एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, करिएगा गाइस समझ करके, जिससे कि गाइस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप फ्यूचर टाइम, भविष्य टाइम के लिए गाइस आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और गाइस बोर्ड एग्जाम क्या, आप यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कभी भी तो आप उसका आंसर दे पाएँ, इसलिए गाइस हम रट कर नहीं समझ कर लगाएंगे, ठीक है ना। और लिखने की कोशिश ज़रूर करना प्लीज़। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षेद पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। अपन को ऐसे खनिज का नाम बताना है गाइस जो कि अपने अपक्षय होने के कारण, कोई भी खनिज क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है एक लंबे समय के बाद, ठीक है ना। तो वो अपशिष्ट पदार्थ को त्याग देता है और त्यागता हुआ चट्टानों के गाइस अपघटन से बनता है। वो कौन सा पदार्थ है, मतलब अपने से खराब पदार्थ को त्याग देता है और अपघटन से बनता है। तो क्या वो कोयला बनता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। बॉक्साइट? पता नहीं। सोना? बिल्कुल नहीं। जस्ता? बिल्कुल नहीं। तो गाइस वो आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट ही ऐसा पदार्थ है जो कि अपने अपक्षय के कारण अपशिष्ट पदार्थ को त्याग करके चट्टानों के अपघटन से बनता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो गाइस झारखंड में एक कई खदान है, कौन सी? कोडरमा। वो किस चीज़ का उत्पादन करती है? क्या वो बॉक्साइट का उत्पादन करती है? तो बिल्कुल नहीं। बॉक्साइट का अग्रणी राज्य है जो गाइस, तो वो है उड़ीसा और गुजरात, ध्यान रखना। अभ्रक है क्या? ये तो हमको पता नहीं। लौह अयस्क का उत्पादक करता है गाइस, कौन सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? वो करता है गाइस उड़ीसा। कौन करता है? उड़ीसा, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य है गाइस? तो तांबा उत्पादन में हम देखते हैं इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो बचता कौन है गाइस? अभ्रक। तो अभ्रक का उत्पादन करता है कौन? झारखंड। और कहाँ पे है ये अभ्रक का उत्पादन? कौन सी खदान में गाइस? कोडरमा खदान में होता है अभ्रक के, झारखंड के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। आपको ऐसी चट्टान का नाम बताना है जिनमें ज़्यादातर खनिजों के स्तरों का निक्षेपण भी होता है और संचयन भी होता है। तो क्या वो तलछटी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, या कायांतरित चट्टान ही है? इनमें से कोई नहीं। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है तलछटी चट्टानों में चट्टानें ही हैं, ऐसी हैं जिसमें खनिजों का निक्षेपण तथा संचयन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से मेनाजाइटस रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में, ठीक है ना। क्या इस वाली रेत में खनिज तेल पाए जाते हैं, या यूरेनियम पाया जाता है, या थोरियम, या फिर कोयला? सो गाइस हमने पढ़ा था लेसन में कि मेनाजाइट नामक रेत में ज़्यादातर खनिज का कौन सा मिलता है हमको? थोरियम मिलता है। कौन सा गाइस? गा नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोरियम मिलता है हमको मोनाजाइटस में। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब अपन क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं। इनके आंसर हमको 30 वर्ड में लिखना है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में अंतर बताएं। देखिए लौह और अलौह खनिज में अंतर बताना है हमको 30 शब्दों में। और एक परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन लिखना है हमको। तो आगे हम देखते हैं लौह और अलौह में अंतर, डिफरेंस, ठीक है ना। 30 शब्दों में बताना है हमको जो कि। तो देखिए लौह अयस्क अलौह अयस्क क्या होते हैं गाइस? बिल्कुल सिंपल, वे खनिज पदार्थ गाइस जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है उनको हम लौह पदार्थ कहते हैं।
तो अपने मन से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, कि लौह पदार्थ लौह खनिज किसे कहते हैं? तो वो खनिज जिनमें लोहे का अंश गाइस सर्वाधिक होता है या अधिक होता है उनको लौह खनिज कहते हैं। जैसे कि गाइस होता है लौह अयस्क, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है। इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अलौह खनिज क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट। इसमें हमने देखा था इसमें लोहे का अंश गाइस अधिक होता है, जबकि जो अलौह पदार्थ हैं जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता है या गाइस होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। यहीं से क्लियर हो रहा है। देखिए लौह तो लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी, यहाँ अलौह लिखा है तो इसका जस्ट अपोजिट लौह अलौह, मतलब कि इसमें लोहे की अंश बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा, है ना। वो खनिज अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे गाइस सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है आदि। सोने चांदी में क्या लोहे की मात्रा होती है? तो गाइस बिल्कुल नहीं होती है, हाँ ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब हम परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस बताते हैं। देखिए परंपरागत ऊर्जा के संसाधन गाइस वो होते हैं, आप यहीं से क्लियर कीजिए, वो होते हैं जो कि अभी गाइस अभी परंपरा में हैं और जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जो कि सभी कोई ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो संसाधन कौन कौन से हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, जो परंपरा में हम पढ़े लेते हैं। तो देखिए कोयला है, तेल है, ताप विद्युत है, जल विद्युत है, ये सभी क्या हैं गाइस? परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। आप ही बताइए गाइस, हम कोयला अभी भी हम देखते हैं, कोयले से अभी हम देख रहे थे, अभी भी लोग बहुत से जलाते रहते हैं कोयला, है ना, खाने बनाने में यूज करते हैं और उसमें नहीं करते हैं गाइस। तो आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कोयले की ट्रेन चलती हैं कि नहीं चलती? पहले भाप वाली ट्रेन चलती थी जिसमें कोयला जलाया जाता था। तो गाइस देखिए परंपरागत साधन है जिससे ऊर्जा निकलती है तो वो है कोयला। देखिए आप मिट्टी का तेल तो जानते ही होंगे, तो तेल या फिर पेट्रोलियम, ठीक है ना। ताप विद्युत या जल विद्युत, तो ताप विद्युत या जल विद्युत जिससे हमें गाइस बिजली मिलती है, जैसे हम भाप बनाते हैं कोयला तेल को जला करके, इससे ताप विद्युत बनाई जाती है। और जल विद्युत किससे बनाई जाती है? टरबाइन को, मतलब कि जहाँ पर डैम बनाए जाते हैं और इकट्ठा जल छोड़ा जाता है और वहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है और वो टरबाइन के घूमने के कारण ही हमें जल विद्युत का निर्माण होता है। ताप विद्युत में भी यही होता है। देखिए जो कोयले वोले होते हैं इनसे भाप बनाई जाती है, उससे टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन के घूमने से ताप विद्युत बन जाती है। सिंपल, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना गाइस। देखिए अब अपन दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं और इसमें क्या होता है गाइस, गैर परंपरागत और देख लेते हैं। तो देखिए गैर परंपरागत में ये हमारी परंपरा में नहीं है, इसका यूज करना सब कोई नहीं जानता है। जैसे गाइस सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या है? गैर परंपरागत का उदाहरण है। अभी हमने कोयला तेल देखा, ये तो परंपरागत था, लेकिन सौर ऊर्जा का सबको यूज करना जानता है क्या? नहीं जानता है। मतलब इसे सूर्य की ऊर्जा का प्राप्त किया जाता है और इससे सूर्य की ऊर्जा के द्वारा हमें सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आपने देखा होगा गाइस सिंपल सा उदाहरण, जैसे हम बैटरी वगैरह होती हैं छोटे छोटे, हम जब खेलते रहते थे तो सूर्य के प्रकाश से अपनी बैटरी चार्ज हो जाती थी, रख देते थे जाकर के धूप में देना, है ना। सौर ऊर्जा आपने देखा होगा। इसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा होती है गाइस, मतलब कि देखिए महासागरों के किनारे किनारे में ज्वारीय ऊर्जा, मतलब ज्वार भाटा आते हैं, उनसे ज्वारीय ऊर्जा बनाई जाती है, जो कि अभी ये क्या है, चलन में नहीं है, इसलिए इसको गैर परंपरागत कहते हैं, परंपरा में नहीं है हमारी। इसके बाद देखिए पवन ऊर्जा, जो कि तमिलनाडु में नागरकोइल में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है भारत में, ठीक है ना। मतलब इससे हवा चलती है बहुत ज़्यादा, तो हवा चलती है तो उसको अपन पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, मतलब कि उसको गैस वहाँ टरबाइन वगैरह लगा देते हैं और वो घूमने लगते हैं। उनसे क्या होता है, उनसे भी हम देखते हैं कि बिजली उत्पन्न हो सकती है, पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो कि अभी नहीं है उपयोग में, लेकिन गैस ये सबसे बेस्ट होते हैं ये गैर परंपरागत, क्योंकि हमें देखते हैं इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है और क्या होता है, अपराध होते हैं इससे ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। भूतापीय ऊर्जा मतलब कि गैस ज़मीन के नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा गैस क्या है, गर्मी है, हम देखते हैं मैग्मा है वहाँ, और वहाँ पर तापन ज़्यादा होता है,
तो कहीं कहीं पे गैस ज़मीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो हाँ गैस, आसपास का जल जो चट्टानों के किनारे होता है वो हम देखते हैं वो चट्टानें गर्म होती हैं। जब वो चट्टानों के गर्म होने से वो गैस वहाँ का पानी भी गर्म हो जाता है और भाप के रूप में वो क्या होने लगता है, वो पानी गैस बनने लगता है, भाप बनने लगता है। और उसी से क्या होता है, उसी को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। उससे टरबाइन भी घूमने लगता है। इसके बाद बायोगैस, ये क्या है गैस, हम देखते हैं ज़्यादातर अभी भी उतनी परंपरा में नहीं है। जैसे कि बायोगैस मतलब इससे बायोगैस उससे बनाई जाती है जैसे गोबर वगैरह है, अपशिष्ट पदार्थ हैं पशुओं के। और फिर गैस हम देख सकते हैं जैसे पत्ती वगैरह हैं, कुछ भी गैस इकट्ठा करके डाल देते हैं एक साइड और गैस उससे गैस बना ली जाती है। और वो 1-2 साल डला रहता है। तो यदि हम उसके अंदर हाथ डालेंगे ना गैस तो जल जाएगा, इतनी ज़्यादा ताप निकलती है उससे, पता हो आपको तो। और गैस इसमें उर्वरक भी बनाए जाते हैं। ये गैस, ये वाली जो गैस बनाई जाती है, ये खाना बनाने कुछ में भी यूज हो सकती है। गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे मतलब पहले अभी उतनी परंपरा में नहीं है, लेकिन गैस ये नवीनीकृत है। इसको गैस बहुत ज़्यादा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखा हमने देख लिया गैस, इनके दोनों के उदाहरण देखे। एक हमने परंपरागत उदाहरण देखे और एक गैर परंपरागत देखे। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या देखते हैं, इन साधनों का गैस जो परंपरागत का देखते हैं। तो परंपरागत में इन साधनों का गैस नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, इनको पुनः नहीं, एक बार खत्म हो जाएगा कोयला तो फिर से हम नहीं उत्पादन कर सकते, है ना। लेकिन गैस हाँ, और इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि जो हमने गैर परंपरागत देखे गैस, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है गैस, उनका नवीनीकरण, ये नवीनीकरण के साधन हैं। इनको नवीनीकरण योग्य है, इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने से बार बार उपयोग कर सकते हैं, जबकि इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। और ये साधन गैस सीमित भी होते हैं तथा लगातार प्रयोग में किए जाने पर समाप्ति के कगार पर पहुँच जाते हैं। जबकि इनका ये नवीनीकरण है, इनका गैस हम कितना भी यूज करें और फिर से हमें मिल जाते हैं। जैसे गैस सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है ना। लेकिन गैस यहाँ पे ध्यान रखना, जल विद्युत है, ये भी गैस नवीनीकृत साधन है। इससे हम पुनः गैस उस जल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ताप विद्युत तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि गैस देखिए ताप विद्युत में हम कोयले वोले वगैरह जला लेते हैं, फिर से उसका एक बार वो राख बन गया तो बन गया। इसमें जल विद्युत नहीं आना, मतलब कि परंपरा में तो है लेकिन ये गैस नवीनीकृत है, ध्यान रखना इतना, ठीक है ना। आई होप ये आंसर क्लियर हो गया होगा। तो हमने 3 चीज़ देखी इसकी। एक देखा गई इनके निर्माण की परंपरागत ऊर्जा में हमने देखा कोयला, तेल, ताप, जल विद्युत, ठीक है ना। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। दूसरा हमने देखा ये नवीनीकरण होते हैं, ये नवीनीकरण नहीं होते हैं परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जिसमें कि हम पुनः उपयोग कर सकें। और गैस ये नवीनीकरण होते हैं, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इनका हम एक बार गैस प्रयोग कर लेने पर समाप्ति की कगार पर चले जाते हैं, कि इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। 3 चीज के बारे में आंसर हमने देखा है। सो गाइस देखते हैं खनिज क्या है, खनिज हम किसे कहते हैं, हमको ये देखना है। तो देखिए खनिज वो होते हैं, खनिज वे प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, वह समरूप तत्व है गैस जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। मतलब खनिज वो हैं जो प्राकृतिक रूप से क्या है, विद्यमान है, पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में। वह समरूप तत्व है जिसकी कोई ना कोई गैस निश्चित आंतरिक संरचना होती है। उस खनिजों से हम कुछ ना कुछ चीज़ जरूर बना लेते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, कुछ भी बॉक्साइड है, अभ्रक है, कुछ ना कुछ इनकी आंतरिक संरचना है कि नहीं है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा इससे। तो हम आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना कि खनिज वो प्राकृतिक क्या है गैस, भगवान की गॉड गिफ्टेड है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान वह समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो आप हमारे साथ बोलने की कोशिश कीजिए कि खनिज प्रकृति में विद्यमान वह समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो खनिज प्रकृति में विद्यमान, ठीक है ना, इतना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों को खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान है और कायांतरित चट्टान है, इनसे खनिज कैसे निर्माण होता है हम ये देखते हैं। तो देखिए आग्नेय हम खनिज चट्टान और गैस रूपांतरित चट्टानों का हम आगे उदाहरण दे दें, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर पढ़ते हैं। तो देखिए ये होते हैं
कभी कभी आपने ज्वालामुखी, हम देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे हम जाते हैं गाइस, पृथ्वी जो है उसके नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या है, तापमान है। क्या है गाइस, तापमान है। हम जितने नीचे चले जाएंगे पृथ्वी में, जाते जाएंगे वहाँ तापमान और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसका आप मतलब जानते हैं कि पृथ्वी के एक निश्चित समय तक हम देखते हैं पृथ्वी हमारी मैग्मा से तैरती हुई नजर आती है। मतलब जो पृथ्वी है हमारी वो मैग्मा से बहुत ज़्यादा गैस लावा से तैरती हुई है। और कभी कभी गैस ये लावा गैस जब ऊपर आ जाता है, कैसे आता है, भ्रंश के द्वारा, या फिर कभी भूकंप आया या फिर गैस यहाँ पे दबाव पड़ा तो ज्वालामुखी के रूप में गैस ये मैग्मा क्या आ जाता है, भ्रंश के द्वारा ऊपर आ जाता है। और ये मैग्मा के ऊपर आने से आपको पता है कितना ज़्यादा ज्वालामुखी फटता है ना, उसी को कहते हैं। तो गैस इसका आसपास का एरिया क्या हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये मैग्मा आने के कारण ये गैस पिघली हुई अवस्था में रहता है। और गैस ये कुछ बहुत वर्षों के बाद ये पिघला हुआ मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। उसी से जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय व रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं। इनमें ही गैस खनिज ज़्यादा संभावना रहती है इनमें, ठीक है ना, इस वाली चट्टानों में। तो देखिए, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में छोटे जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि जमाव हो रहे हैं ना, वो वहाँ पे जम जाता है वो मैग्मा, ठीक है ना, परत के रूप में पाए जाते हैं। इन सेलों में खनिजों का निर्माण तब होता है गाइस, इन सेलों में जब खनिज कब बनते हैं, सेल मतलब गाइस चट्टान, आपको क्लियर करना है। इन चट्टानों में खनिजों का निर्माण तब होता है जब खनिज पिघली हुई अवस्था से गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। मतलब पिघली हुई अवस्था होती है और वह गैस या फिर गैसीय अवस्था होती है। मतलब जैसे लावा आता है तो बहुत सारी गैस आती है गाइस, और उसमें पिघला हुआ लावा मैग्मा का होता है ऊपर जम जाता है, ठीक है ना। तो गैसीय अवस्था में होता है। ऐसे खनिज दरारों में होकर भूमि की ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं। हमने वही बताया ना, जहाँ पे दरार होती है तो वहाँ से ऊपर ज्वालामुखी फट जाता है, वहाँ दरार मिली, उसको निकलने को मिला उस मैग्मा को और ऊपर आ गया वो, ठीक है ना, ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर खनिज देखने को मिलते हैं, टिन है, जस्ता है, लेड है, ठीक है ना। ऐसे खनिज ज़्यादा इस वाली चट्टानों में मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, इससे खनिज कैसे बनते हैं। तो हमने बताया कि सो गाइस, अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण के लिए क्यों आवश्यकता है, हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो गाइस, इसके 3 कारण मेन हैं। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं कि खनिजों के संरक्षण क्यों करना चाहिए। गाइस, आप ही सोचिए कि खनिज हमारा विकास के देन है, मतलब जो हमारा विकास है वो खनिजों की देन है कहीं ना कहीं। एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी बड़ी इमारत तक खनिजों के बिना नहीं बन पाती। गाइस, हम देखते हैं छोटी सी सुई लोहे की बनी होती है, वो खनिज लगा कि नहीं लगा, आया इसका अब्रक। और गाइस, बहुत सारे जैसे कि बॉक्साइड है ना, तो विकास में इससे विद्युत बनती है, तार लगाए जाते हैं जो, क्या वो विद्युत के बिना तो हम देखते हैं एक दिन भी इम्पॉसिबल हो गया है। लैपटॉप, मोबाइल सब चार्ज उसी से होते हैं। इसके बाद हमें उजाले के लिए क्या क्या की ज़रूरत नहीं होती है। तो खनिजों का संरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और गाइस, खनिज एक बार नष्ट हो जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते हैं। जैसे कि गाइस, यदि हम कोयला का एक बार यूज, ये नवीनीकरण नहीं होते, ये अनवीनीकरण होते हैं खनिज, क्योंकि हम एक बार उपयोग कर लेने से ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोयले का एक बार उपयोग कर लेंगे हम तो वो राख बन जाएगा। इसी प्रकार गाइस, फिर से नहीं बना पाएंगे हम उसको। और लेकिन इसी प्रकार लोहे का उपयोग एक बार कर निकाल लिया तो क्या वो फिर से कहाँ बनेगा। इसमें बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं खनिजों के निर्माण के लिए। देखिए, हमें अब इसका आंसर देखते हैं अपन कि खनिज बनने में गाइस हमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आप ही सोचिए, अब इसका संरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन की बात नहीं होती कि अपन चाहे जब खनिज बना लें, इसके लिए गाइस करोड़ों साल लग जाते हैं। और गाइस, इनका इस्तेमाल की गति बहुत तीव्र है। हम देखते हैं करोड़ों साल तो इसको बनाने में लग जाते हैं, लेकिन क्या करोड़ों साल बाद एक खनिज का उपयोग करते हैं क्या अपन? नहीं, हमें तो गाइस डेली करना है। और इनके इस्तेमाल की गति बहुत तीव्र है, इसलिए हमें खनिज का संरक्षण करना चाहिए। जबकि इनका पुनर्भरण देखें गाइस, इनके इस्तेमाल की गति तो बहुत तीव्र है, लेकिन इनकी पुनर्भरण प्रक्रिया गाइस अत्यंत धीमी है। क्या है गाइस? बहुत धीमी है। तो हमने 2 कारण जाने, एक तो इनके निर्माण में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। दूसरा, इनकी गैस इस्तेमाल की गति तीव्र है, जबकि इसकी पुनर्भरण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। ठीक।
ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन कि इसलिए खनिज संसाधन गाइस ये इसीलिए खनिज संसाधन एक सीमित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल तो ज़्यादा होता है, पुनर्भरण कम होता है, और इसीलिए ये संसाधन बहुत सीमित होती हैं। और ये गाइस ये संसाधन, तो चौथा कारण यदि हम बात करें तीसरे कारण की, और गाइस ये संसाधन अनवीनीकरण योग्य है, इनको पुनः नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए हमें गाइस खनिजों के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महत्वपूर्ण है कि हम इनका संरक्षण करें। तो आप इस आंसर को अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए, आप पहला पॉइंट लिखिए कि इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और जबकि इसका इस्तेमाल बहुत तीव्र होता है पुनर्भरण की अपेक्षा। पुनर्भरण की गति बहुत धीमी है। और तीसरा पॉइंट, ये गैस अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, इनका गैस जल्दी अपन फिर से नहीं वो कर सकते उपयोग, ठीक है ना, और फिर से नहीं बना सकते। इसीलिए इनको हमें खनिज संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खनिज संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में प्रश्नों में के उत्तर गैस लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो हमें 120 शब्दों में इसके आंसर देखना है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, भारत में कोयले का वितरण का वर्णन करें कि कहाँ पे गैस ज़्यादातर कोयला पाया जाता है। तो गैस भारत में कोयले का वितरण गैस 2 प्रकार की चट्टानों, 2 भूगर्भिक युगों की चट्टानों में मिलता है। एक युग है गैस चट्टानों का, उसको हम गोंडवाना चट्टानें कहते हैं, और दूसरा है टर्शियरी कोयला की चट्टानें। 2 प्रकार की चट्टानों में हमें गैस कोयला मिलता है, ठीक है ना। ये युगों के अनुसार है गैस। देखिए गोंडवाना जो चट्टानें हैं उसमें गैस कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल युगों पहले हुआ था। तो गैस इस प्रकार की चट्टानों में 20 करोड़ साल पहले हुआ है, ठीक है ना। जबकि टर्शियरी चट्टान है, जो दूसरी युग की चट्टान है, उसमें 5 करोड़ साल पहले उन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। तो गैस ये चट्टानें कहाँ पे मिलती हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। तो गोंडवाना जो कोयले की चट्टान का मुख्य स्रोत जो है वो है दामोदर की घाटी। इस बेल्ट में गई जो झारिया है, रानीगंज है, जो झारिया है झारखंड में, रानीगंज है, बोकारो है जो कि कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, कोयले की मुख्य खदानें हैं ये, ठीक है ना। दामोदर की घाटी, और दूसरी घाटी हम देखें नदियों के बारे में देखें तो गोदावरी, महानदी और सोन नदी पर। सोन नदी में गैस और वर्धा नदी पर की घाटियों में भी कोयले के भंडार मिलते हैं। तो मुख्य भंडार दामोदर की घाटी में, बोकारो, रानीगंज और झारिया। बोकारो, रानीगंज, झारिया, रानीगंज, ठीक है ना। और दूसरा बात करें नदियों में, और दूसरी नदियों में तो गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, ठीक है ना, कि घाटियों में इस प्रकार का कोयला मिलता है। और इन कोयले का निर्माण कितने साल पहले की चट्टानों में हुआ है, लगभग 20 करोड़ साल पहले। आई होप। अब दूसरे प्रकार की चट्टान देखते हैं गाइस। देखिए दूसरी युग की चट्टान जो है टर्शियरी चट्टानें, ठीक है ना। इनमें गाइस टर्शियरी निक्षेपों में कोयले का निर्माण लगभग गाइस 5.5 करोड़ साल पहले हुआ है। हमने यही बताया था, उनका 20 करोड़ साल पहले, इनका 5.5 करोड़ साल पहले। इनका यदि गाइस हम स्थान देखें, जैसे हमने उसमें देखा था जो महानदी है, मुख्य स्थान है दामोदर नदी में, बोकारो, झारिया, रानीगंज में देखा था। और दूसरी घाटी में महानदी, सोन नदी, वर्धा और महानदी और यही तो देखा था यार। एक नदी और थी, महानदी और गोदावरी, सोन नदी, वर्धा, वहाँ पे देखा था। और इसमें बात करें तो हम देखते हैं निर्माण पूर्वोत्तर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हमारे गए पूर्वोत्तर के राज्यों में इनका स्थान यहाँ पे मिलता है। देखिए इस वाले स्थान पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टर्शियरी युग की चट्टानों का मिलता है, जो कि गाइस देखा हमने मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और इसमें और क्या देखा, 5.5 करोड़ पहले इनका निर्माण हुआ है। 2 चीज़ देखी हमने, इसका निर्माण कब हुआ है, कहाँ पे, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है।
ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है? तो देखिए इसके कारण है 4-5 अपन देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाइस भारत का देखिए पहला कारण है कि इसमें यही एक उष्णकटिबंधीय देश है। क्या है गाइस, यहाँ पे गर्मियाँ दिख होती है, उष्णकटिबंधीय देश है गाइस, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आसानी से मिल जाता है। तो पहला कारण क्या देखा, उष्णकटिबंधीय देश है। दूसरा, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने से भारी संभावनाएं हैं यहाँ पे। तो गाइस इसकी संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ग्रामीण के दूर दराजे इलाके में सौर ऊर्जा का तेजी से गाइस प्रचलन हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दूर दराज गांव क्षेत्रों में अभी भी इसका सौर ऊर्जा का प्रयोग लोग करते हैं। इसमें जैसे छतों में गाइस सौर ऊर्जा के बैनर लगा लेना। देखिए जैसे कि आप सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे होता है, मतलब सूर्य की किरणों का यूज करके उसको गाइस बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में, ऊर्जा निकाली जाती है। जैसे कि गाइस सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, जैसे आपने कभी बैटरी बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, बैटरी सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और फिर चलाते हैं और फिर हमको दिखाते हैं कि देखो इससे भी ऊर्जा, मतलब कि उसी से सूर्य की किरणों से उसका चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए फोटोवोल्टाइक और प्रौद्योगिकी से सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में गाइस बदल दिया जाता है। किससे गाइस, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से। ऐसे हमने गाइस बहुत सी प्रौद्योगिकी देखी है, आजकल यूज में आ रही है। तो हम देखते हैं गाइस यहाँ पे हमारे देश में क्यों माना जाता है सौर ऊर्जा का भविष्य, क्योंकि हम देखते हैं हमारा एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पे गाइस हम देखते हैं बहुत ज़्यादा धूप हमें मिलती रहती है। ये नहीं रहता कि चाहे जब गाइस धूप चली जाए, ज़्यादातर धूप मतलब तपती रहती है, सूर्य का प्रकाश आता रहता है। तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है और सौर ऊर्जा का प्रयोग गाइस करने से भविष्य में गाइस इसका प्रदूषण भी रुक जाता है। तो गाइस आप इनको लिख सकते हैं। पहला हमने क्या देखा, यह एक उष्णकटिबंधीय देश है इसलिए गाइस इसका उपयोग यहाँ पे भविष्य अच्छा दिखाई देता है। दूसरा हमने देखा इससे सौर ऊर्जा के दोहन करने की गाइस हमें यहाँ पे भारी संभावनाएं दिखती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखिए इसमें छुपा हुआ है, ये लिखना जरूर, यदि ये लाइन लिखना तो ये जरूर लिखना। देखिए इसमें ग्रामीण और दूर दराजे के इलाके में सौर ऊर्जा का तेजी से प्रचलन हो रहा है। एक हम ये देख रहे हैं अभी से हो रहा है तो बाद में तो होगा, तो हमने 3 लाइन लिख दी। चौथा कारण है गाइस कि फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो आप इतना तो लिख सकते हैं, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से सौर के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है और इससे गाइस इस प्रकार। और 5वां कारण लिख सकते हैं कि इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करने से हम देखते हैं भविष्य में इसलिए होती रहेगी ये सौर ऊर्जा का प्रयोग भारत में, क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलती है। हम जैसे देखते हैं पेट्रोल का उपयोग करते हैं या फिर डीजल का उपयोग करते हैं गाइस, या कोयले का उपयोग करते हैं, इससे वायु प्रदूषण भयंकर मात्रा में होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश का करेंगे, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे तो इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। तो आई होप गाइस आपको ये आंसर क्लियर होंगे। फर्स्ट हमने देखा उष्णकटिबंधीय, इसका दोहन ज़्यादातर प्रचलन में है, ग्रामीण इलाके में है, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और क्या देखा हमने, प्रदूषण इससे नहीं होता है। ठीक है ना, एक छोटे छोटे कीवर्ड है आपके। आई होप गाइस ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ आया समझ में या नहीं आया? यदि कहीं भी कमी रह जाती है हमारी तो प्लीज़ गाइस एक कमेंट बनता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारी मेहनत को सक्सेस बनाने के लिए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए कि हम इस प्रकार वीडियो और एनर्जी से डालें गाइस, तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।